जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज मैं पुनः डीएलएड का ही प्रश्न लेकर के आया हूं। पिछला वीडियो आप देखेंगे, उसमें यही सवाल था, राष्ट्रगान जन गण मन किसके सम्मान में लिखा गया था या किसके सम्मान में गाया गया था? तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं, तत्कालीन इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम यही था। तो चलिए आज जो हम शुरू करने वाले हैं, बहुत ही बहुमूल्य ये सवाल होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शख्सियत भी होंगे। महात्मा फुले, इन्हें कौन नहीं जानता। इतना जान लीजिए साथियों, दलितों या स्त्री शिक्षा के लिए इन्हें जाना जाता है। दलितों की बच्चियों या स्त्री शिक्षा के उत्थान के लिए इन्हें जाना जाता है। महात्मा फुले के बारे में कुछ मैं जानकारी आपको दे दूं। महात्मा फुले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, ये पुणे में हुआ। इतना जान लीजिए कि जैसे इनकी जन्म होती है 11 अप्रैल साथियों 1827 को इनकी जन्म होती है और उसी समय इनकी माँ दुनिया से चली जाती है। बाई द्वारा इनका पालन पोषण होता है। बच्चा बड़ा होता है, जब स्कूल जाने लगता है, बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। मराठा भाषा में ही इनकी शिक्षण दीक्षण कार्य हुई, लेकिन बीच में इनकी शिक्षण दीक्षण कार्य को किसी ने रुकवा दिया। उच्च जाति के लोगों ने कहा कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि ये कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन इनको रोक दिया गया। और तब कहा जाता है साथियों, किसी ने पुनः बताया तो 21 वर्ष की अवस्था में 7th की परीक्षा इन्होंने पास की। उसके बाद जब ये बड़े हुए तो 1840 ईस्वी में इनकी शादी सावित्रीबाई फुले से कर दी जाती है। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी होती है और वो अनपढ़ होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन दलितों की बच्चियां और स्त्री शिक्षा के लिए जाने जाने वाले ये दोनों पति पत्नी उनके उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए संघर्ष करते रहे। कहा जाता है कि इन्होंने एक स्कूल भी खोल दिया पुणे में। पहली बच्चियों की पढ़ाई के लिए पहली स्कूल वो थी, लेकिन वहाँ कोई शिक्षक नहीं थे। यही महात्मा फुले कुछ दिन शिक्षण दीक्षण कार्य किए और उसके बाद अपनी पत्नी को ही पढ़ा करके उस स्कूल में पहली अध्यापिका के रूप में साबित की। पहली अध्यापिका के रूप में ये क्वेश्चन भी आता है साथियों कि पहली अध्यापिका बच्चियों की पढ़ाने के लिए सबसे पहली अध्यापिका कौन हुई? तो सावित्रीबाई फुले का नाम ही आपको बताना होगा, यही नाम काफ़ी है। साथियों कहा जाता है कि ये सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो कुछ जो उचक्के लोग होते थे और सामाजिक तत्व होते थे, इनके ऊपर कूड़ा करकट कचरा फेंक देते थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले कभी घबराई नहीं और अनवरत शिक्षण कार्य करते रहे। तब आज हमारा समाज यहाँ तक पहुँचा है। आज तो 33% की जगह पर 50% महिलाएं हमारे विद्यालय में शिक्षिका हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही में प्राप्त हो गया? नहीं, ऐसे संघर्ष करने वाले हमारे समाज में बहुत सपूत हुए हैं। ऐसे सपूतों को हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं, इसलिए कि ये दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में हैं। क्योंकि हमारी बच्चियां आज सिर्फ शिक्षक ही नहीं, सिर्फ शिक्षिका ही नहीं, डीएम, डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ, यहाँ तक कि क्रिकेट के क्षेत्र में, यहाँ तक कि इंजीनियर के क्षेत्र में, बड़े बड़े डॉक्टर के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। पूरी दुनिया में पताका लहरा रही है। लेकिन ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। ऐसे संघर्ष करते हुए महात्मा फुले का नाम अमर रहेगा और सावित्रीबाई फुले का भी नाम अमर रहेगा। साथियों चलिए इन्हीं से संदर्भित हम पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल है साथियों, महात्मा फुले का पूरा नाम क्या था? महात्मा बाबा हिंदुस्तानी, महात्मा हिंदुस्तानी फुले, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, यही इनका नाम था साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, महात्मा फुले कौन थे? समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी या लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता, ये सबों में आएगा साथियों। ये शिक्षक भी अब तक एक तरह से कहिए शिक्षक भी थे, ठीक है, ये शिक्षक भी थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों। देखिए महात्मा फुले किन से प्रभावित थे? गौतम बुद्ध से, अशोक से, कबीर से, तुकाराम से, अब्राहम लिंकन से, मोहम्मद साहब से, ये सबों से प्रभावित थे। मोहम्मद साहब का नाम इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन उनसे भी प्रभावित थे। चलिए साथियों, सत्यशोधक समाज का नामक संस्था का गठन किसने किया? सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किसने किया? साथियों सत्यशोधक समाज संस्था का 1873 ईस्वी में गठन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
गिजू भाई बधे का महात्मा फुले ने किए। और क्यों किए साथियों? तो यही नीच जाति के लोगों के उत्थान के लिए, ऐसे जो पीड़ित परिवार थे, जो गरीब थे, पीड़ित थे, नीच जाति में उस उच्च जाति के द्वारा दबाया गया था, बच्चियों के द्वारा शिक्षा मुहैया नहीं कराया था, दबा के रखा जाता था, उनके उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की। ये पुणे में की, महाराष्ट्र में की। चलिए अगले सवाल लेके चलते हैं साथियों। 33 के बाद 34 नंबर सवाल है। अगला सवाल कहा जा रहा है साथियों, ज्योतिराव गोविंदराव फुले की पत्नी का क्या नाम था? रानी बाई फुले, सावित्रीबाई फुले, कौशल्याबाई फुले, रोहिणीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। साथियों कहा जाता है कि ये उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो स्कूल की स्थापना, पहली स्कूल जो बच्चियों के लिए पहली स्कूल की स्थापना महात्मा फुले ने किए, तो उसके बाद अपनी पत्नी को ही पढ़ा करके और प्रथम अध्यापिका बनाए। प्रथम अध्यापिका, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका का नाम अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको सावित्रीबाई फुले का ही नाम लेना होगा। चलिए बहुत ही रोचक बात है साथियों, बहुत ही रोचक बात है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। इसमें कहा महात्मा फुले ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले स्कूल पुणे में कब खोला? 1852, 1853, 1854, 1855, 1854 में खोला साथियों। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 35 के बाद 36 नंबर सवाल में चलते हैं। 36 नंबर सवाल है, महात्मा फुले के पुस्तक कौन कौन हैं? हाँ साथियों, महात्मा फुले जो है सो पुस्तक भी लिखे, बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक। जिस प्रकार से समाज हमारा गुजरा था, उस समाज की तथाकथित स्थिति को, तत्कालीन जो स्थिति थी समाज की, उसको देखते हुए उन्होंने किताब लिखी। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, अछूतों की कैफियत, सभी और किताब थे, लेकिन उसमें ये सब किताब महत्वपूर्ण है। चलिए सभी हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर सवाल में आइए। ये सवाल देखिए साथियों, महिलाओं, पिछड़े, अछूतों के शिक्षा के उत्थान के लिए किसने संघर्ष किया? गिजू भाई ने, मारिया मोंटेसरी ने, जॉन डीवी ने, महात्मा फुले ने। महात्मा फुले ने संघर्ष किया, इनके साथ इनकी पत्नी भी सहयोग बनकर रही। पत्नी कभी भी नहीं उबे और पत्नी भी अपने पति का भरपूर सहयोग दिया। इनके ऊपर, पत्नी के ऊपर कचरा फेंक दिया जाता था। कहा जाता है साथियों, यहाँ जैसे घर से स्कूल जाने के बीच में रास्ते में कचरा फेंक दिया जाता था, तो इनकी पत्नी अलग से एक ड्रेस लेके जाती थी और ये कचरा फेंका हुआ ड्रेस वहाँ उतार कर नए ड्रेस पहन करके और शिक्षण कार्य करने के बाद फिर वो कचरे वाले ड्रेस पहन करके लौट आती थी। बड़ा ही संघर्षशील जिंदगी था, तभी हमारी बच्चियाँ आज इतनी पढ़ पा रही है और आगे बढ़ पा रही है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, ये महात्मा फुले का उद्देश्य क्या था? स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करना, बाल विवाह रोकना, समाज को अंधश्रद्धा की जाल से मुक्त करना। साथियों ये तीनों था, स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करना, बाल विवाह को रोकना और समाज को अंधश्रद्धा, माने अंधभक्त की तरह जो धर्म के पीछे या और किसी विशेष तत्व के पीछे जो अंधभक्त की तरह अंधश्रद्धा जो रखते थे, उससे रोकना था। इसलिए डी ऑप्शन होगा। चलिए 38 के बाद 39 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 39 नंबर सवाल भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल है, महात्मा फुले ने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले कौन थी? भारत की प्रथम प्रोफेसर, भारत की पहली इंजीनियर, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका, भारत की पहली मुख्यमंत्री। सी थी। जानते हैं साथियों, भारत की प्रथम महिला अध्यापिका जो थी वो आपका सावित्रीबाई फुले थी, जिसे इन्होंने ही पढ़ा करके और उसी स्कूल में जो स्कूल इन्होंने स्थापना की। और जानते हैं साथियों, उसके बाद इन्होंने 3 स्कूल और स्थापित किए। 3 स्कूल और स्थापित किए और जिन बच्चियों को वहाँ उन्होंने शिक्षा दी थी, वही बच्चे फिर यहाँ भी इन्हें शिक्षिका के रूप में या सहयोग करने के रूप में फिर वो सब आगे बढ़े। बहुत ही संघर्षशील जिंदगी इन्होंने जिया। अगला सवाल है साथियों 39 के बाद अगला सवाल आ गया, जब सरकार के सामने जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके सामने इन्होंने अपने प्रस्ताव दिए, सुझाव दिए सरकार को। क्या सरकार को सुझाव दिए? हंटर कमीशन को भेजे गए निवेदन में महात्मा फुले ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। कौन कौन है? देखिए साथियों कौन कौन है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। प्राथमिक से माध्यमिक तक इन्होंने अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए बोले थे। चलिए अगला है, किसानों से सरकार जो टैक्स लेती है उसका आधा हिस्सा सरकार केवल प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करे। ये भी बात इन्होंने कहा था कि आधा हिस्सा जो किसानों से आप टैक्स ले रहे हैं उसका आधा हिस्सा निश्चित रूप से आप प्राथमिक शिक्षा पर खर्च कीजिए।
तीसरी नंबर है साथियों, प्राथमिक वर्ग शिक्षक अध्यापन की परीक्षा पास किए हों। जो अध्यापन की परीक्षा होती है उसमें जो क्वालिटी वाला एजुकेशन देने के लिए जो परीक्षा होती थी उसका पास होना चाहिए शिक्षक, तथा किसान वर्ग के हों। किसान से शिक्षक को लीजिए आप, ताकि वह शूद्र अति शूद्र बच्चों की जरूरत और भावना ठीक तरह से समझ सके। ऐसे शिक्षक मत लीजिए जो उच्च जाति से हों, ऐसे शिक्षक को लीजिए जो किसान वर्ग से हों, जो किसानी करते हों, और वो शूद्र या अति शूद्र जो बैकवर्ड क्लास के हैं या SC ST के हैं बच्चे, उसे अच्छी तरह से उसकी भावना को समझे और तभी वो शिक्षा दे पाएंगे। ये इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपने सुझाव दिए थे, इसलिए ऑल हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, इसमें देखिए अगला सवाल, महात्मा फुले ने तत्कालीन सरकार से क्या मांग रखे थे। महात्मा फुले ने तत्कालीन सरकार से क्या मांग रखे थे। पहला है, सरकार का शिक्षा क्षेत्रफल पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, ये पूर्ण हो जाएगा। सरकार का शिक्षा क्षेत्र पर, है ना, पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, ये पहला है। दूसरा है, उच्च शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि सभी लोग आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सके। अगला है साथियों, अगला है देखिए, अगला है, शूद्र जातियों की बस्तियों में अलग स्कूल खोले जाने चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यता की भावना, यानी छुआछूत की भावना के कारण इन बच्चों को अन्य जातियों के बच्चों के आसपास बैठाने में जो कठिनाई होती थी, उसी के कारण इनका मानना था कि जहाँ शूद्र जाति के ज़्यादा लोग हैं, दलित ज़्यादा हैं, बैकवर्ड क्लास ज़्यादा हैं, SC ST ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे अलग स्कूल खोल दीजिए ताकि छुआछूत की भावना ना रहे और बच्चे आसानी से बैठ करके सीख सकें। अगला है चौथा है, ग्रामीण क्षेत्र का अभ्यासक्रम आसान होना चाहिए, खेती का भी ज्ञान उसमें दिया जाना चाहिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो छूट गया है, जरा सा इसको लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जरा सा यहाँ तक आ गया। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो इसमें कहा गया था कि कारण आसपास, हाँ, अस्पृश्यता की भावना के कारण बच्चों को अन्य जातियों के बच्चों के आसपास बिठाया नहीं जाता। ग्रामीण, वो तो बिठाने की बात थी, इसीलिए अलग से स्कूल होनी चाहिए। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यासक्रम आसान होना चाहिए, खेती का प्राथमिक ज्ञान भी देना चाहिए, नैतिक और व्यवहारिक विषयक पाठ उसमें होने चाहिए। ये सब चीज़ होना चाहिए, खेती का ज्ञान दे दीजिए, नैतिक ज्ञान दे दीजिए, व्यवहारिक ज्ञान दे दीजिए, ताकि बच्चे खेती करने भी सीख जाएं, है ना। ऐसे ऐसे ज्ञान बच्चों को स्कूल में दिया जाना चाहिए। सरकार के सामने इन्होंने अपने प्रस्ताव रखे थे। चलिए साथियों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ी शख्सियत के बारे में आज हम लोग जाने। ऐसे शख्सियत हुए जो स्त्री शिक्षण के लिए 1883 में भी इन्होंने जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, और उसके लिए इन्हें जितना धन्यवाद दें उतना कम है। यही कारण है साथियों कि अंग्रेजों ने भी, तत्कालीन जो सरकार, अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने स्त्रियों और दलित समाज के उत्थान के लिए जो कार्य इनका देखे, उनसे प्रफुल्लित होकर, प्रभावित होकर 1883 में इन्हें स्त्री शिक्षण के लिए आद्य जनक नाम से सुशोभित किया था। इनकी बड़ाई किए थे अंग्रेजों ने। और इतना जान लीजिए साथियों, जब इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कार्य किए तो महाराष्ट्र में एक सभा का आयोजन किया गया, और उसमें बड़े ही विद्वान और प्रबुद्ध व्यक्ति आए और इनके नाम के आगे महात्मा जोड़ा, ये 1888 में हुआ। और इतना तो जान रहे हैं कि माली का काम इनके पूर्वज करते थे, इसी कारण इनके नाम के जो टाइटल है उसमें फूले जोड़ा गया। फूल का कार्य करते थे, फूल का गजरा बनाते थे, इसलिए इनके नाम के आगे फूले जोड़ा गया। अंग्रेजी शासन ने 1883 में इन्हें कहा गया आद्य जनक नाम से सुशोभित किया, और महाराष्ट्र के लोगों द्वारा एक सभा आयोजित करके इनके नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। तो चलिए ऐसे सपूत का हम नमन करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।